प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की वार्षिक परीक्षा हो जाने के उपरांत हम छात्रों का जो प्रगति पत्रक है इसे भी भरते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि छात्रों का जो प्रगति पत्रक है इसे किस प्रकार से भरना है, क्योंकि इस सत्र यदि हम देखें तो कक्षावार जो पूर्णांक रहेंगे छात्रों के कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कक्षा 3 में हम बात करें तो प्रति विषय जो पूर्णांक है वो 100 अंक है, वहीं कक्षा 4 की हम बात करें तो प्रति विषय जो पूर्णांक है वो 200 अंक है, वहीं कक्षा 6 और 7 में भी प्रति विषय पूर्णांक 200 अंक रहेंगे। अब प्रगति पत्रक भरने में किस प्रकार से भरना है, कौन कौन सी सावधानी रखना है, आज के वीडियो में हम समझेंगे। एक डेमो भी हम देखेंगे वीडियो में आगे कि प्रगति पत्रक किस प्रकार से भरे जाएंगे। सबसे पहले इसमें समझने वाली बात कि जब हम प्रगति पत्रक तैयार करते हैं या रिजल्ट तैयार करते हैं तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज या फिर कौन कौन से पत्रक हमें लगते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पत्रक होता है मासिक मूल्यांकन पंजी, जिसमें छात्रों के शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है माहवार हम दर्ज करते हैं। और इस पंजी के आधार पर ही जो वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख है जिसमें संकलित जानकारी छात्रों की हम दर्ज करते हैं। जब हमारा वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख तैयार हो गया, इसके उपरांत हम छात्रों का जो प्रगति पत्रक है वो फिल करते हैं इससे जानकारी देखते हुए। और जो प्रगति पत्रक होता है इसमें कहीं भी हम अंक दर्ज नहीं करते। प्रगति पत्रक में जैसे आपको भी पता है कि केवल ग्रेडिंग की जाती है। अब हम कक्षावार देखते हैं कि किस कक्षा में किस प्रकार का प्रगति पत्रक तैयार किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 की यदि हम बात करें तो मिशन अंकुर के अंतर्गत इसमें अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, जिसमें आवधिक आंकलन हुए हैं। सप्ताह 10 और 20 का आवधिक आंकलन हो चुका है, वहीं सप्ताह 30 का जो आवधिक आंकलन है 15 मार्च तक पूर्ण करना है। और जब सप्ताह 30 का आवधिक आंकलन हो जाएगा तब कक्षा 1 और 2 के छात्रों का समग्र प्रगति पत्रक जो HPC है वो भरे जाएंगे। अब HPC किस प्रकार से भरना है इस संबंध में चैनल में वीडियो अपलोड है, आप इसे देख सकते हैं, जो कि 4 चरणों में हम छात्रों की जानकारी इसमें दर्ज करते हैं। तो कक्षा 1 और 2 में HPC जो समग्र प्रगति पत्रक है वो भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा 3 की। तो कक्षा 3 में संभवतः समग्र प्रगति पत्रक जो HPC हैं वो भी भरे जाएंगे और जो प्रगति पत्रक है वो भी भरे जाएंगे, क्योंकि कक्षा 3 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अर्धवार्षिक जो परीक्षा है आवधिक आंकलन सप्ताह 20 को माना गया था। सप्ताह 20 का जो आवधिक आंकलन है इसे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों में इसे परिवर्तित किया गया था, जो कि 40 अंक का था। और वार्षिक परीक्षा की यदि हम बात करें तो कक्षा 3 की जो वार्षिक परीक्षा हुई है 60 अंकों की। इस प्रकार से यदि हम देखें तो प्रति विषय कक्षा 3 में 100 अंक के आधार पर निर्धारण करना है। 4 विषय रहेंगे तो 4 विषय के 400 अंक छात्रों के पूर्णांक होंगे, जिस आधार पर छात्रों की ग्रेडिंग तय करना है। कक्षा 4 की यदि हम बात करें तो कक्षा 4 में कुछ निर्देश अलग हैं, क्योंकि कक्षा 4 में मासिक मूल्यांकन भी हुआ है। 4 माह हमने मासिक मूल्यांकन लिया है। 10 अंक प्रति माह के आधार पर 4 माह मासिक मूल्यांकन के 40 अंक हुए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक की हुई है, इस प्रकार से 60 और 40 100 अंक। वहीं वार्षिक परीक्षा की हम बात करें तो 60 अंक लिखित परीक्षा और 40 अंक के प्रोजेक्ट, इस प्रकार से 100 अंक वार्षिक परीक्षा में भी हो गए। अब यदि इन्हें हम टोटल करते हैं तो प्रति विषय 200 अंक के आधार पर छात्रों की ग्रेडिंग करना रहेगा। और 4 विषय इसमें हो गए हैं तो 4 विषय के 800 अंक पूर्णांक रहेंगे और 800 अंक के आधार पर छात्रों की जो ओवरऑल ग्रेडिंग है वो तय कर लेना है। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में हम देखें कक्षा 6 और 7, कक्षा 6 और 7 में भी 200 अंक प्रति विषय के आधार पर ग्रेडिंग होगी, जिसमें 40 अंक मासिक मूल्यांकन के, 60 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के, 60 अंक वार्षिक परीक्षा लिखित के और 40 अंक प्रोजेक्ट के। इस प्रकार से 200 अंक प्रति विषय के आधार पर माध्यमिक शाला कक्षा 6 और 7 में ग्रेडिंग होगी। और 6 विषय रहेंगे तो ओवरऑल इसमें 1200 अंक रहेंगे और 1200 अंक के आधार पर छात्रों की ग्रेडिंग कर लेना है। वहीं कक्षा 5 और 8 की यदि हम बात करें तो कक्षा 5 और 8 दोनों ही कक्षाओं में छात्रों की जो मार्कशीट है, जो अंक सूची है, वो ऑनलाइन हमें RS के पोर्टल से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से केवल स्थानीय कक्षाओं के लिए हमें जो प्रगति पत्रक है या फिर समग्र प्रगति पत्रक है वो तैयार करना है। अब बात करते हैं कि जो प्रगति पत्रक है या फिर HPC है वो कहाँ से प्राप्त होंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि लास्ट ईयर हमें अपने वरिष्ठ कार्यालय से जो प्रगति पत्रक है या फिर HPC है वो प्राप्त हुए थे। तो इस सत्र भी संभवतः दोनों ही समग्र प्रगति पत्रक और प्रगति पत्रक दोनों ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो समग्र प्रगति पत्रक है वो किस प्रकार से हमें फिल करना है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
प्रगति पत्रक में हम जो जानकारी दर्ज करते हैं इसे वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक से देखकर फिल करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसमें जो संकलित जानकारी होती है छात्र की वो हम दर्ज करते हैं। और वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में जो जानकारी दर्ज की जाती है वो मासिक अभिलेख पत्रक से दर्ज की जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार से प्रत्येक छात्र का हम अलग अलग तैयार करते हैं, जिसमें छात्रों के शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, इसके अतिरिक्त सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का भी मूल्यांकन होता है। और इसमें छात्रवार जो जानकारी हम दर्ज करते हैं वही सब कुछ जानकारी हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में फिल कर देते हैं। और इस परिणाम अभिलेख पत्रक से हम जो जानकारी तैयार होती है इसे प्रगति पत्रक में दर्ज करना होता है। तो देखते हैं कि जो प्रगति पत्रक है इसे किस प्रकार से बनाना है और इसमें कौन कौन से परिवर्तन इस सत्र में किए गए हैं। जैसे हम देखें, प्रगति पत्रक का जो प्रारूप होता है कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, जो कि हम माध्यमिक शाला के लिए देख रहे हैं, प्राथमिक शाला के लिए भी हम देखेंगे। अब इसमें परिवर्तन की यदि हम बात करें तो इसमें एक परिवर्तन किया गया है, इसमें ओजस क्लब एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है, जिसकी ग्रेडिंग प्रत्येक छात्र की आपको इसमें दर्ज करना होगा। अच्छा, इसका फर्स्ट पेज यदि हम देखें तो इसमें छात्र की समान जानकारी होती है, सत्र और शाला का नाम, वो सभी कुछ जानकारी इसमें दर्ज करना होता है। इसमें हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि जहां पर हमें जानकारियों को दर्ज करना है, इसका जो सेकंड पार्ट होता है इसमें हमें जानकारियों को दर्ज करना होता है। प्रगति पत्रक में एक विशेष बात होती है कि इसमें हमें अंकों की जानकारी दर्ज नहीं करना होता है, बल्कि छात्रों का जो ग्रेड होता है अलग अलग बिंदुओं पर वो हम इसमें दर्ज करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं माध्यमिक शाला के लिए। तो माध्यमिक शाला में जैसे पूर्व में हम समझ चुके हैं कि पूर्णांक क्या क्या रहेंगे। जैसे कक्षा 3 की हम बात करें तो 100 अंक प्रति विषय पूर्णांक रहेगा, और कक्षा 4, 6 और 7 में जो प्रति विषय पूर्णांक है वो 200 अंक रहेगा। तो इस प्रकार से हमें जानकारी दर्ज करना है। अब इसमें ग्रेडिंग फिल करते समय जो फर्स्ट पार्ट रहेगा शैक्षिक क्षेत्रों के लिए रहेगा, इसमें हमें ग्रेडिंग देना है। अर्थात प्रथम भाषा हिंदी विषय में मासिक मूल्यांकन हुआ है तो मासिक मूल्यांकन में 10 अंकों में से जो भी छात्रों के प्राप्तांक होंगे उस आधार पर यहाँ पर ग्रेडिंग दर्ज कर देना है। इसकी जो जानकारी है आपको वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक और जो मासिक परिणाम अभिलेख पत्रक है उससे मिल जाएगी। तो प्रत्येक माह की जो ग्रेडिंग है मासिक मूल्यांकन की वो आप दर्ज कर दें। इसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्रों के जो प्राप्तांक थे, प्राप्तांक के आधार पर आपको यहाँ पर ग्रेड दर्ज करना है। इसके बाद हम देखें तो लिखित परीक्षा हुई है 60 अंकों की वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा में छात्रों की जो प्राप्तांक है उस आधार पर आपको ग्रेड दर्ज करना है। वहीं प्रोजेक्ट के अंकों में छात्रों ने जो भी अंक प्राप्त किए हों उसके आपको यहाँ पर ग्रेड लिख देना है। आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर कुल 100 अंक के आधार पर समग्र ग्रेड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि वार्षिक परीक्षा के लिए 100 अंक हो रहे हैं तो इसके समग्र ग्रेड आपको दर्ज करना है। लास्ट में यहाँ पर यदि हम बात करें तो अलग अलग पूर्णांक होंगे। जैसे हम कक्षा 4 की बात करें तो 4 में 200 अंक के आधार पर आपको ग्रेडिंग दर्ज करना है, और सभी कुछ ग्रेडिंग जो है अपने अभिलेख पत्रक से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार सभी विषयों की आपको ग्रेडिंग लिख लेना है। ग्रेडिंग लिखते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो ग्रेडिंग है आपको यहाँ से भी प्राप्त हो सकती है। यदि आप मासिक मूल्यांकन का देखें तो यहाँ से ग्रेडिंग जो मासिक मूल्यांकन पंजी होती है जिसमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, इसमें भी आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी। इसके बाद में यदि आपने वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार किया होगा तो यहाँ से भी आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ग्रेडिंग यदि हम देखें तो ओवरऑल जो मासिक मूल्यांकन की ग्रेडिंग है यहाँ पर 40 अंकों की हो गई। और प्रगति पत्रक में हम देखें तो माहवार आपको जानकारी दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर जो माहवार जानकारी आप दर्ज करेंगे, जो मासिक मूल्यांकन पंजी होती है इस पंजी से आप ग्रेड निकाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर मासिक मूल्यांकन के हमने अलग अलग जो अंक हैं वो दर्ज किया है। इसके बाद हम देखें सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो नीचे आप देखेंगे कि इसमें एक नया बिंदु ऐड किया गया है, वो है ओजस क्लब का गठन जो हमने किया है प्रत्येक शालाओं में, और प्रत्येक माह के अंत में हमने इसमें गतिविधियां करवाए हैं। तो गतिविधियों में छात्र की सहभागिता के आधार पर हमें इसकी ग्रेडिंग दर्ज करना है। यहाँ पर आप देखें तो सह शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है इसकी ग्रेडिंग के लिए कुल 6 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद और ओजस क्लब का गठन। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 6 बिंदु, इसमें हमें ग्रेडिंग करना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन शिक्षक साथियों को होता है
कि सर कितने माह की ग्रेडिंग करें, किस प्रकार से करना है, किस माह से लेना है, तो इसमें बताना चाहेंगे आप किसी भी माह से ले सकते हैं। जैसे जून से साल प्रारंभ हुई तो जून से भी ले सकते हैं, यदि आप जुलाई से करना चाह रहे हैं तो जुलाई से भी कर सकते हैं। इसकी ग्रेडिंग के लिए जैसे अंकों के निर्धारण की हम बात करें, इसमें मुख्य बात है जैसे हम आदेश देखें राज्य शिक्षा केंद्र का, तो इसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इनकी ग्रेडिंग कैसे करना है। जैसे साहित्यिक क्षेत्र की आप ग्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो साहित्यिक क्षेत्र के लिए 4 बिंदु दिए गए हैं, सहभागिता, विधानुरूप, प्रस्तुति, आत्मविश्वास और मौलिकता। तो इस प्रकार से 4 बिंदु दिए गए हैं। अब इन 4 बिंदुओं के आधार पर छात्र की ग्रेडिंग होगी। जैसे ए ग्रेड में उक्त चारों बिंदु पाए जाने पर यदि छात्र चारों बिंदु के अनुरूप कार्य करता है तो उसे ए ग्रेड दिया जाएगा। प्रथम 3 बिंदु अर्थात 1, 2, 3 आत्मविश्वास तक के जो 3 बिंदु दिए गए हैं, यदि 3 बिंदु पर छात्र कार्य कर रहा है तो उसे बी ग्रेड दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम 2 बिंदु के लिए सी ग्रेड और पहले बिंदु के लिए मात्र डी ग्रेड, और यदि चारों बिंदु में सहभागिता नहीं है, कार्य नहीं कर पाता है, तो उसे ई ग्रेड में रखना है। तो इस प्रकार से छात्रों की ग्रेडिंग होती है अलग अलग बिंदुओं में। तो छात्र के आधार पर आप देख लें कि छात्र ने कैसा प्रदर्शन किया है और उस आधार पर आपको इसकी ग्रेडिंग कर लेना है। इसी प्रकार ओजस क्लब के लिए आपने गठन कर लिया है और ओजस क्लब में छात्र का जो भी प्रदर्शन होगा, छात्र के प्रदर्शन के आधार पर यहाँ पर आपको ग्रेडिंग कर देना है। इसी प्रकार हम बात करें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, तो इसमें भी आपको ग्रेडिंग करना है। और ग्रेडिंग के लिए जो मासिक मूल्यांकन अभिलेख है, जिसमें तीनों ग्रुप का मूल्यांकन हम करते हैं, शैक्षिक क्षेत्र का, सह शैक्षिक क्षेत्र का, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का, तो उससे आप यहाँ पर ग्रेडिंग कर सकते हैं। साथ में इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हम जो वार्षिक अभिलेख पत्रक तैयार करते हैं तो इसमें भी इसका कॉलम दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेडिंग करना है। जैसे अंक दिए गए हैं तो आप यहाँ पर ग्रेडिंग करें। यहाँ से भी देखकर आप सीधे प्रगति पत्रक में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शिक्षक का जो अभिमत है वो भी हम दर्शाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से यदि हम देखें तो शिक्षक जो अपना अभिमत देते हैं 3 बिंदुओं पर दे देते हैं, उत्कृष्ट, अच्छा या समान। तो यहाँ पर कहना चाहेंगे कि शिक्षक अपना जो अभिमत है वो एक लाइन में जरूर लिखें कि छात्र का प्रदर्शन किस प्रकार से था, छात्र ने कैसा कार्य किया। जिस भी क्षेत्र में छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, सह शैक्षिक क्षेत्रों में, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में या फिर शैक्षिक क्षेत्रों में, जहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन किया हो तो उसके लिए पॉजिटिव आप यहाँ पर जरूर टिप अंकित करें, या फिर कुछ कमी हो तो कमी भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि अच्छाई सब में होती है, कुछ गुण जरूर सब में होते हैं, तो छात्र के अंदर क्या विशेष गुण है आप यहाँ पर अपना अभिमत दे सकते हैं, और यदि कोई विशेष कमी हो तो आप कमी भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें वार्षिक परिणाम ग्रेड, छात्र का जो वार्षिक परिणाम ग्रेड है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है वो लिख देना है। अब ग्रेडिंग के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, तो आप उस आधार पर छात्रों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। अंत में यदि हम देखें तो विद्यार्थी की उपस्थिति, छात्र कुल कितने दिवस उपस्थित रहा वो संख्या हमें दर्ज करना होता है, और कुल शिक्षण दिवस कितने थे इस सत्र में वो आपको लिखना होता है। तो जैसे हमने 213 दिवस इसमें लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके जिले में कुछ कम दिन स्कूल लगे हों क्योंकि स्थानीय अवकाश रहते हैं, तो आपको अपने शाला अभिलेख से इसकी गणना करना होगा कि आपके जिले में, आपकी शाला में कुल कितने दिन शाला संचालित हुई है, तो वो संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद में अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे, कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे और जो संस्था प्रमुख हैं उनके हस्ताक्षर कर लेना है। तो इस प्रकार से जो माध्यमिक शाला है उसका प्रगति पत्रक तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक शाला के लिए हम देखें तो प्राथमिक शाला के लिए भी कुछ इसी प्रकार से प्रगति पत्रक रहेगा, जिसमें आपको ग्रेडिंग करना है, शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेडिंग, सह शैक्षिक क्षेत्रों की ग्रेडिंग और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है इसकी भी ग्रेडिंग दर्ज करना है, अपना अभिमत देना है, वार्षिक परिणाम ग्रेड लिखना है, उपस्थिति की जो जानकारी है वो दे देना है और सिग्नेचर करके छात्र को इसे वितरित करना है। तो प्राथमिक और माध्यमिक शाला में एक जैसे जो समग्र प्रगति पत्रक है वो तैयार किए जाएंगे। हाँ, कक्षा 3 की यदि हम बात करें तो कक्षा 3 में यहाँ पर हम देखें तो 100 अंकों के आधार पर इसकी ग्रेडिंग होगी। कक्षा 3 में विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि मासिक मूल्यांकन की ग्रेड नहीं होगी, केवल अर्धवार्षिक मूल्यांकन की ग्रेड होगी जो कि 40 अंक के आधार पर होगी, और वार्षिक परिणाम भी जो होगा, वार्षिक मूल्यांकन भी जो होगा 60 अंक के आधार पर होगा। तो 40 और 60 इस प्रकार से 100 अंकों के आधार पर छात्रों की ग्रेडिंग करना है। इसके अतिरिक्त इसमें ना प्रोजेक्ट होगा। हाँ, इसमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन की जो ग्रेड है वो जरूर आपको अंकित करना होगा, और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है इसकी भी ग्रेड आपको अंकित करना होगा। वहीं कक्षा 1 और 2 की यदि हम बात करें तो कक्षा 1 और 2 में जो आवधिक आकलन हुआ है तो आवधिक आकलन के आधार पर इनका जो HPC है, समग्र प्रगति पत्रक,
वो तैयार करना होगा। अब इसमें कक्षावार, जैसे कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 6 और 7 में जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है किस प्रकार से तैयार करना है, इस संबंध में जो वीडियो है वो चैनल में अपलोड है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियोस की जो लिंक है वो सभी कुछ वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे देखकर आप अपना वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं और इस आधार पर जो छात्रों का समग्र प्रगति पत्रक है इसे तैयार कर सकते हैं। आशा है प्रगति पत्रक के संबंध में जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।